हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि अब सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो जोर शोर के साथ तैयारी करते रहिएगा सभी बच्चों। और कोई भी डाउट आए, कभी भी किसी भी समय, आप व्हाट्सएप, यूट्यूब पर, फेसबुक पर किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है केमिस्ट्री में, मेरा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाते रहिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं वो फुल कंटेंट पढ़ा रहा हूं, और जब तक फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी तो अब तक आपको एक एक चैप्टर का पूरा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद बीच बीच में कुछ चैप्टर्स का कंटेंट मिलेगा, लेकिन फिर पूरा हो सकता है ना भी मिले, मिल भी सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे आप मुझसे कहते रहेंगे मैं उन सारे चैप्टर्स की वीडियो डालता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, पूरा कंटेंट मिलेगा, मजाक कर रहा था, ठीक है। आप एकदम सही से पढ़िएगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आपका क्वांटम नंबर हो गया, डी ब्रोगली कंसेप्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं इस बार, लग रहा है मुझे, जो मेरा एनालिसिस है। क्लियर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इन पर थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा पेपर। मोल कंसेप्ट आप जितना पढ़ लेंगे उतना आपको कम लगेगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो सॉलिड मार्क्स हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जेई मेंस और नीट के लिए ना, कि आपको कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा वो चीज। आप किसी का भी मटेरियल उठाकर देखेंगे, कोई भी ब्रांड का मटेरियल उठाएंगे, आपसे सारे मटेरियल मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद सॉल्व होने लगे, वादा करता हूं आपसे, समझ लीजिएगा। इसी तरीके से आज हम लोग, जो ये लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, इसमें हम बहुत सारी चीजें खत्म करने वाले हैं। क्लियर बात है। तो इसमें क्या क्या खत्म करना है आज हमें। अभी कुछ पिछले लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन कराए थे क्वांटम नंबर के, थोड़े से क्वांटम नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। अबाहु प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, होर्न्स रूल पढ़ लेते हैं, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। इन सारी चीजों को पढ़कर खत्म कर देते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचेगा इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये भी आपको बताएंगे। फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में जितना डिटेल हो सकती है, जितने टर्म्स फिजिक्स से रिलेट हैं और मुझे जो लगता है आपको जरूरत है, वो मैं सारे बता दूंगा। इसके बाद जो बचेंगे और थोड़ा पढ़ना हो, तो जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं हिंदुस्तान में जितने भी, वो आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, आप उनसे जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए हो जैसे। लेकिन मैं काम भर का, मतलब जितना अपना पेपर सॉल्व हो जाएगा उतना मैं करा दूंगा आप लोगों को, ओके। तो आज हम लोग ये लास्ट लेक्चर है बच्चों। कौन सा लेक्चर है बोलो। 9th लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 9th लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, और 9th लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 9th लेक्चर की। और देखिएगा अब आप यहां पर ध्यान से समझते रहिएगा एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सारे लोग लिखिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। यानी कि कौन सा सेट क्वांटम नंबर का करेक्ट नहीं होगा। क्या पूछा गया, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट करेक्ट नहीं होगा। तो देखो कौन सा सेट करेक्ट नहीं, आप ऐसे ही बता दोगे। देखो मैं इतने अच्छे से क्वांटम नंबर बता चुका हूं। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किस पर डिपेंड करता है, -L से +L पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, -L से +L पर डिपेंड करता है। अच्छा नोट करना, लो लो लिखो 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 लिखो, पहले लिखो, लिख लो, लिख लिया, ठीक। ऑप्शन भी लिख लो, चारों चारों ऑप्शन लिखो सही से। मैं साइड हो गया, लिख लो। अगर आपने चारों ऑप्शन लिख लिए हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपने चारों ऑप्शन यहां पर अगर लिख लिए, तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, नीचे से शुरुआत करता हूं हमेशा, आपको पता है यहां दिया n=4 और l=2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सब लोग पास आउट हैं, ठीक है। अगर 11th का बच्चा होता तो थोड़ा सोचता,
कायदा तो ये कहता कि अब बाहु प्रिंसिपल पढ़ाने के बाद क्वांटम नंबर पढ़ा दो, इससे बच्चे को थोड़ा ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होने लगता है, क्यों उसके बाद फिर बाकी सारे रूल पढ़ाना चाहो तो पढ़ा दो। ठीक, तो देखो समझो, तो जैसे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ऐसे पढ़ते हो ना, 3d 10 ऐसे पढ़ते हो ना आप लोग, सब लोग। अब बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो मैंने वही लिखा है सीक्वेंस। अब समझो जरा, लिखा है n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या है 4 है, 1s2 2s2 2p यानी कि spd, अच्छा रुक जाना एक सेकेंड, spdf, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 2, यानी कि 4d के अगर है और l की वैल्यू 2 लिखी हुई है तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसने पूछा नॉट करेक्ट सेट कौन सा हुआ, ये बात बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू बाहु प्रिंसिपल, देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो दूसरी बात देखो, n इक्वल टू 3, 1s2 2s2 2p6 3s, अगर मान लो 3s आया और l की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, l की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि 3s अगर होगा तो l की वैल्यू 0 होगी, ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम। दूसरे नंबर पे आओ, n इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यू 2 किसके लिए होगी, d के लिए होगी, तो देखो 3d आता है, 3d क्या है आता है। अब अगर 3d आ गया, अगर क्या आ गया 3d आ गया, तो देखो किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो आप पहला वाला ऑप्शन देखो जरा, अब अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करें अगर आपसे, तो एल एन की वैल्यू कितनी दी है 1 और एल की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 और एल इज इक्वल टू 2। क्या ऐसा पॉसिबल है, 1s2 होता है 2, उसके बाद 2s2 2p6 ऐसे होता है ना, 1s 1p या 1f या 1d आपने कभी सुना है क्या, नहीं सुना होगा। आपने हमेशा स्टार्टिंग कैसे देखी 1s2, यानी कि 1 हमेशा s में आता है, अब s में आता है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होनी चाहिए, यहां कितनी रखी 2, तो ये बात क्या होगी गलत, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा पहला वाला क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर बात, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ठीक, अब देखो कौन सा पेयर करेक्ट होगा, इसमें कौन सा पेयर करेक्ट होगा, तो सबसे पहले ऑप्शन मतलब ऊपर लिखा है आपको इस तरीके से दिया था पेपर में, एन एल एम और एस, क्या दिया था एन एल एम एस, पहले ऑप्शन के लिए वैल्यूज, दूसरे ऑप्शन के लिए वैल्यूज, तीसरे ऑप्शन के लिए वैल्यूज और फोर्थ ऑप्शन के लिए वैल्यूज। आप नोट डाउन करिएगा इसको, नोट डाउन करने के बाद फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा नोट डाउन करने के बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट कौन सा होगा, इन चारों में करेक्ट कौन होगा। ठीक है, इन चारों में करेक्ट कौन होगा, फिर आप मुझे बताइएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा इन चारों में करेक्ट कौन है, देख लो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। लिख लिया, चलो देखो इधर देखो, पहले दिया है कि n इज इक्वल टू 3, क्या दिया है n इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 3। मैंने तुरंत क्या कहा, मैंने तुरंत क्या लिखोगे, एस दिमाग में कंफ्यूजन है, डी एफ 0 1 2 3, यही तो लिखोगे। तो देखो क्या दिया है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले मुझे ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, क्या 3f में आता है कहीं पर अकॉर्डिंग टू अ बाहु प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, 4f से कहीं जाकर स्टार्टिंग होती है, यानी कि f में 3 कहीं पर नहीं आता है, तो ये बात क्या हो गई गलत हो गई, पहली वाली बात गलत हो गई। दूसरी बात देखिए आप कि दूसरी बात में क्या है, दूसरा वाला देखिए, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू -1 है और s इज इक्वल टू -1/2 है।
ठीक है। अब देखो अगर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, अब अगर n इज इक्वल टू 3 है बेटा तो l की वैल्यू 2, यानी कि देखो अगर 3p हो गया तो अगर यहां पर क्या होगा बेटा बताओ, 3d हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी d2 हो गया। अच्छा m की वैल्यू -l2 प्लस l आई करती है तो -3 -2 यानी कि -2 वाली बात भी करेक्ट है। -3 से +3 के बीच में कितना आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है। ये बात s की वैल्यू मैंने कहा आप कुछ नहीं बताओगे, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन की जाती है। वहां +1/2 लिखा है, -1/2 लिखा है, आपको बस दो वैल्यू पे ध्यान देना है, m की वैल्यू पर ध्यान देना है और l की वैल्यू पर ध्यान देना है। अगर आपको ये दो वैल्यू पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। बात क्लियर, यानी कि आपको यहीं पर आंसर पकड़ में आ गया। आंसर कौन सा वाला हो गया बेटा, सेकंड। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। सेकंड इज द क्या हो गया बेटा, राइट आंसर। सेकंड क्या हो गया, राइट आंसर। इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। ये डस्टर बहुत जल्दी खो जाता है, ये डस्टर, इसको ध्यान से रखना होगा। ध्यान दो, आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉर z इक्वल टू 11 सेट ऑफ क्वांटम नंबर और फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बात की है, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बात की गई है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात की गई है। बात क्लियर। अब देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात की गई है तो समझना मेरी बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं तो समझो, सबसे पहले Z इज इक्वल टू 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या आ गया। और इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या किया गया है, पूछा गया है। क्लियर बात, सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, यानी कि अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहां के लिए अगर आपसे पूछा गया है तो मेरी बात को समझना, यानी कि 3s1 क्या बोला गया है, 3s1 बोला गया है। क्या बोला गया बेटा, 3s1 बोला गया है। तो देखो यानी कि 3s1 अगर आपने ऐसे लिख लिया यहां पर ऐसे करके, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, n। और उसके बाद n, इसके बाद आता है बेटा एजीम्यूथुअल एल, एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई बेटा, एम की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई बेटा, और एस की वैल्यू बेटा आपको कुछ नहीं पता है तो क्या लिख दो, +-1/2। अगर पेपर में आपके ऑप्शन में +1/2 लिखी वो भी करेक्ट है, -1/2 लिखी वो भी करेक्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप इन बातों पर क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। बात क्लियर मेरी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ओके। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जरा पहले सुन लेना। देखो क्या है कि अब क्वांटम नंबर की कहानी फुल्ली तरीके से फिनिश्ड हो गई, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गई। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर यहां तक। अब जो बात है वो जो हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग मतलब अब आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अब बाहु रूल, होल्म्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक, n+l रूल की बात करने जा रहे हैं। क्लियर बात, ओके। अब देखिए आप लोग आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अब बाहु प्रिंसिपल। किसकी बात कर रहे हैं, अब बाहु प्रिंसिपल की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हालांकि कायदे में क्वांटम नंबर से पहले पढ़ना चाहिए, कहीं कहीं मैं क्वांटम नंबर से पहले भी पढ़ा देता हूं। जब बच्चे कहते हैं कि क्वांटम नंबर नहीं समझ में आए तो मैं ही कहता हूं कि एक काम करो, पहले बाहु प्रिंसिपल पढ़ लो, क्वांटम नंबर अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब बाहु बच्चों को जो 11th के होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है ये 1s2 2s2 2p6 क्या है। जो पढ़ लेते हैं जैसे उनको तो पता चल जाता है, जो अच्छी कोचिंग्स वगैरह ले रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि 10th लेवल में इतना जो लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करते हैं या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें ये बात पता होती है, लेकिन सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब देखो अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई तो मेरी बात को और ध्यान से सुनना। अब बाहु ने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में किए जाते हैं। जैसे
लेकिन इन्होंने क्या कहा, उस बात को समझना। इन्होंने कहा पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फिर ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्या कहा इन्होंने? पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फिर ज्यादा एनर्जी वाला। यानी कछुआ और खरगोश की कहानी। भैया कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, रेस में जीत गया। खरगोश को क्या हुआ? खरगोश दौड़ा, फिर सो गया, फिर दौड़ा, सो गया। तो क्या था? कछुआ खरगोश की कहानी समझ में आ गई ना? तो क्या है कि धीरे वाला, धीमी धीमी वाला, यानी कि कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा और मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। बात क्लियर हो गई? तो मैंने ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं कि द सबसेल विद मिनिमम एनर्जी, the subcell with minimum energy is filled up first, is filled up first। ठीक, इसके आगे लिखिए when the subcell obtain maximum quota of electron, then the next subcell of high energy start filling। ठीक, बात क्लियर? अब आप देखना आगे। अब आप देखो, ये आपने नोट कर लिया, यहां तक क्लियर एकदम हो गई बात। ठीक, इसके बाद हम लोग N+L रूल पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद हॉर्न्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसको तो मैं भी रफ करता हूं यहां से। अब आप देखो कैसे एनर्जी, कैसे मतलब इसका डायग्राम 1s2 2s2 जो बिल्कुल बच्चे नए आए हैं, बिगिनिंग से आए हैं। ठीक है, ड्रॉपर वाले बच्चों को तो पता है, लेकिन जो कुछ बच्चे इसमें बिल्कुल नए बैठे हुए हैं, जिनका पीछे छूट गया था 11th क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेट आए थे क्लास में मेरी, वो भी बैठे हुए हैं, तो वो देख ले एक बार ध्यान से। ठीक है, तो देखो भाई 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक, इसके बाद लिख लो यहां से, देखो 2p 3p 4p 5p 6p 7p। क्लियर? इसके बाद देखो क्या होगा, बोलो 3d 4d 5d 6d। इसका देखो 4f 5f, ये हो गया 1s, ये रहा। ठीक, 2s ये रहा। इसके बाद 2p, मिलाते चलो पहले सबको। 2p के बाद क्या आएगा? 3s, फिर क्या आएगा जल्दी बोलो? 3p 4s 3d, एक सेकेंड 1s2 2s2 ये हो गया। कुछ गड़बड़ लिख गया कि नहीं? नहीं सही है। ठीक, 3p 4s 3d, ओके एक मिनट, 3d 4p 5s, ये हो गया। इसके बाद जल्दी बोलो 4d 5p 6s, ये रहा। 4f 5d 6p 7s, ये हो गया। इसके बाद देखो 5f 6d 7p और ये हो गया। ठीक है, कुछ छूट गया क्या? ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम बात मेरी क्लियर है। ठीक, देखो भाई एकदम सही बनाया, चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सारे बच्चे चेक कर लो जो भी क्लास में बैठे। कुछ नहीं करना है, देखो एक घचड़ पचड़ नहीं करूंगा, इसके पीछे से ऐसे चलना है, ऐसे हर किसी में ऐसे मिलाते चलना है आपको, इसी तरीके से चलना। एक दो और मिला के दिखा देता हूं, फिर नहीं मिलाऊंगा मैं। ठीक है, ये इस तरीके से ही चल रहा है आपको। तो देखो एनर्जी लेवल क्या बनेगा, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एक सेकेंड 4d10।
5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात क्लियर? यहां तक इतनी बात मेरी समझ में आ गई? यानी कि इस तरीके से अब बाहु प्रिंसिपल की कहानी क्या होती है, खत्म होती है। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट रूल मैं समझाने जा रहा हूं, इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं और उसके बाद आप आगे देखिएगा। ठीक है, बात क्लियर? यानी कि अब बाहु के अकॉर्डिंग पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसके बाद किसी भी सबसेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इस किसका प्रिंसिपल था? अब बाहु का प्रिंसिपल था। क्लियर बात हो गई एकदम? अब देखिए आप आगे हेडिंग डालिए, हंट्स रूल। सॉरी क्या हो गया, हंट्स रूल। अगर हंट्स रूल की बात करें आपसे तो क्या होता है हंट्स रूल में, समझना मेरी बात, कि अगर हंट्स रूल की बात की जाती है आपसे तो हंट्स रूल में बहुत सिंपल, ये थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल जरूर लगेगी आपको पढ़ने में, लेकिन मैं समझा बहुत सिंपल वे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या बोला मैंने? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो कैसे, समझो कि जैसे मान लो 3p आपके पास आया 5, क्या आया 3p5, तो आपको पता है 5 की पहले ऑर्बिटल्स बनाओ, कितनी होती है p में 6 होती है, 1 2 सॉरी 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर दी। तरीका ये वाला गलत हो जाएगा कि आपने क्या करा इस तरीके से कि ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये भर दिया। अभी देखने में तो ठीक लग रहा है ये, लेकिन अगर मान लो यहां पर ऐसे होता जैसे, ठीक, ये मैंने एक भरने का तरीका बताया, ये तरीका अगर गलत है, देखने में सही लग रहा है क्योंकि ऐसी सिस्टमैटिक बन गया है ऊपर जैसा, तो आपको लग रहा है, लेकिन तरीका तो गलत था ना, जैसे भरे थे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखो, जैसे मान लो 3p4 है, क्या है 3p4, तो देखो p में एक ये है, पहले एक भरा, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया और ये चौथा भर दिया। तो ये तरीका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर इसका राइट वे देखोगे तो राइट वे यही तो आगा 3p4 का, देखो भाई इस तरीके से, पहले एक, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हो गया ये 4, ये क्या हो गया, ये करेक्ट वे हो गया। तो हंट्स रूल यही बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आपने एक साथ 2 इकट्ठे भर दिए या बाद में आपने 2 एक साथ भर दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये क्या है, हंट्स रूल है। तो लिख लो, सबसे पहले मैं डिक्टेट कर देता हूं इसको, आप लिख भी लो कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल either having same energy will be filled by one electron each having same spin and only pairing of electron take place and only pairing of electron take place बात क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं n+l रूल की, कि n+l रूल क्या होता है। जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं और अब चांसेस लग रहे हैं कि n+l से क्वेश्चन आने के। तो n+l रूल का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। n+ रूल ये कहता है, समझना, कि n समझो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब n+l यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम।
यानी n प्लस एल की वैल्यू जहां पर कम होगी वहां पर फिलिंग पहले होगी। फिर से बोलता हूं, जहां पर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वहां पर फिलिंग क्या होगी, पहले होगी, और जहां पर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी फिलिंग बाद में होगी। ठीक, क्लियर बात। अब देखो, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम हो गई तो क्या होगा, तो जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जहां पर n की वैल्यू कम होगी वो पहले क्या करेगा, फिल्ड हो जाएगा। वो क्या होगा, वो पहले फिल्ड हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वो क्या होगा, बाद में फिल्ड हो जाएगा। फिर से क्या रिपीट करूं, ओके कर देता हूं रिपीट। n प्लस एल की वैल्यू क्या है, n प्लस एल की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा होगी वो पहले फिल होगा, साफ सी बात, क्लियर। इसके बाद देखो, कहा अगर n प्लस एल की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई तब क्या करोगे, n प्लस एल की वैल्यू सेम, तो n की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी उसको क्या करेंगे, पहले फील्ड करेंगे, उसके बाद कम वाले को फील्ड करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल जैसे आ गया हमारे पास 1s और 2p, यही है 1s और 2p। अब देखो यहां पर n की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर n की वैल्यू क्या है 2, यहां पर l की वैल्यू क्या है 0, यहां पर l की वैल्यू क्या है 1। ठीक, और यहां पर n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, बताओ, n प्लस एल की वैल्यू, यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 1, और यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 3, कितनी आएगी 3। तो यानी कि देखो 2p की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि 1s की वैल्यू क्या है, कम है, तो कौन पहले फील्ड होगा, फील्ड कौन होगा, 2p पहले फील्ड हो जाएगा, उसके बाद कौन फील्ड होगा, 1s फील्ड होगा। बात क्लियर, यहां पर कोई डाउट तो नहीं है, बोलो भाई, एकदम क्लियर हो गया ना n प्लस एल रूल। कोई डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो, बोलो, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, ठीक है, रफ करूं। किसी के दिमाग में कोई डाउट कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो मुझे बता दे, अदरवाइज मैं इसे रफ कर देता हूं। ओके ठीक, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। इसको आपने जो मैंने बोर्ड पे लिखा था इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, n प्लस एल रूल को। इसमें कोई जो मैंने बात बताई है वही यहां पर लिखी हुई है। अब देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। यानी कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्लियर बात, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने लिया 6c12 कार्बन, एग्जांपल 6c12, क्या लिया 6c12 लिया मैंने। तो अगर मैं बात करूं 6c12 की तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहां पर 1s2 2s2 और 2p2 ये लिख दिया। तो अगर मैं यहां पर n की बात करूं, देखो यहां पर n की वैल्यू इसके लिए 1 है, यहां पर n की वैल्यू देखो 2 है, और यहां पर भी n की वैल्यू क्या है 2 है। यहां पर l की वैल्यू की बात करूं तो यहां पर 0 है, यहां पर l की वैल्यू क्या है 0 है, और यहां पर l की वैल्यू क्या है 1 है p में। m की अगर बात करूं तो m की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पर भी क्या है 0 है, यहां पर बेटा क्या हो गई -1,0 +1 हो गई। s की वैल्यू की बात करूं तो +-1/2 +-1/2 +-1/2। आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा, पाउली ने कहा किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो देखो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, इसको देखो यहां पर अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यहां पर 2 है, इसकी सेम हो गई, इसकी वैल्यू फिर सेम हो गई,
इसकी वैल्यू फिर सेम हो गई, ठीक। लेकिन इसमें आओ, यहां पर अगर ये वैल्यू देखो 2 है तो ये 2 है, ये 0 है तो ये क्या है 1 है, ये 0 है तो ये कितनी हो गई -1, 0 + 1। यानी कि देखो आप अगर एक चीज देखते जाओ, देखो तो वैल्यूज क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई हैं। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही था, ये किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बात क्लियर मेरी? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। ओके, आगे चलूं? ओके, ठीक है, देखो इस तरफ कर देता हूं। ओके, देखिए, यानी कि अब सुनिए आप, अब बाहू प्रिंसिपल फिनिश, हर्ट्ज रूल फिनिश, पाउली एक्सक्लूजन फिनिश, ठीक है, और आपका n+l रूल वो भी फिनिश हो चुका है। सारे रूल्स फिनिश हो चुके हैं, इनमें कोई कठिन बात नहीं है। बस पाउली का कहीं क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, थोड़ा सा देख के क्वेश्चन को मार्क करना। हर्ट्ज का भी थोड़ा सा देख लेना, इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं कैसे नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सावधानी रखना जब क्वेश्चन के आंसर को मार्क करो, वरना कुछ कठिन नहीं पूछता है इसमें, कभी भी मैंने देखा है पेपर में कभी कुछ कठिन नहीं पूछा गया है। तो बस, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आपसे गलतियां ना हो जैसे कोई भी, ठीक है। कि ऑर्बिटल की अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिजनरेट ऑर्बिटल में कर रहे हो तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बाहु ने क्या कहा, पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फिर मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। n+l रूल में भी यही था, जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो पहले एंटर करेगा, ठीक। अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई तो जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो फील्ड पहले होगा। क्लियर बात? पाउली ने क्या बताया, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, 1s2 2s2 2p2। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, आप देख रहे थे 2s और 2p में देखो l और m की वैल्यू क्या कर जा रही थी, डिफर कर जा रही थी। तो इस बात भी पाउली की क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन लिखाने के बाद फिर मैं समझाता चला जाऊंगा पूरा, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको रट्टा लगाना है जैसे, तो वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ठीक है। जिसको मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर रखा है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको देखो कितने प्यार से, कितने आसान तरीके से समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, एक बार डिक्टेट कर देता हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा आप लोग। when radiation when radiation when radiation with with certain when radiation with certain when radiation with certain with certain minimum frequency, certain ये न्यू नॉट जो है फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, certain minimum frequency, certain minimum frequency nu naught, certain minimum frequency nu naught. Clear? The surface of a metal, the surface of a metal, full stop. The electron are ejected from the metal surface. The electron are ejected, from the surface of metal. This phenomena is called as photoelectric effect. क्या है भैया? कुछ नहीं है। देखो, अगर बहुत नॉर्मल से समझें, जैसे अगर एल्कली, तो क्या ये मेटल की सरफेस है,
इस पे कोई भी रेडिएंट एनर्जी या फोटोन गिराए तो ये क्या करेंगे, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो देखो क्या है, तो एक कांच की ट्यूब है, देखो ये क्या है, कांच की ट्यूब है, क्लियर बात। अब देखो एक ट्यूब है, तो देखो क्या है, समझना मेरी बात को। यहां पर ये डिटेक्टर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते हैं। और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया, तो यहां पर भी कैसा चार्ज दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव। और रीडिंग को नोट करने के लिए यहां पर एक अमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, अमीटर लगा होता है। और यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, ये मेटल प्लेट। ये मेटल की प्लेट है, ठीक। अब देखो इस मेटल की प्लेट पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये देखो, क्लियर। ये देखो, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। क्लियर बात। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर दूसरा कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है। तो इस मेटल प्लेट पर भी कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। और ये नेगेटिव, ये जो एरो इधर जाता है ना, कभी भी इस पॉजिटिव को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ये जो नेगेटिव है, इस पॉजिटिव, हालांकि जैसे नेगेटिव देखा अपोजिट दिखे तुरंत एकदम अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही रेडिएंट एनर्जी या फोटोन गिरेंगे, ठीक है, यहां पर जैसे ही मैं फोटोन लिख दूं या रेडिएंट एनर्जी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है, जैसे ही फोटोन या रेडिएंट एनर्जी इस मेटल सरफेस पर गिरेंगी, वैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहां निकल जाएंगी, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएंगी। कहां निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। यानी कि इसलिए जब जैसे ये बाहर निकलेंगी तो यहां पर एनर्जी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, बोलो भाई, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए ये क्या होगा, ये जो इस तरफ को जो एरो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कभी भी पॉजिटिव को अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्लियर बात। अब ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, इसको आप पहले बना लीजिएगा, फिर मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। इसको बना लीजिएगा आप पहले, लो मैं साइड हो जाता हूं, इसको बना लो आप। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन किन दो बातों पर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किन किन दो बातों पर डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये अमीटर लगा हुआ है, अमीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अमीटर बोलते हैं इसको, क्लियर। ठीक। अब देखो मैं इसको रफ करता हूं, और रफ करने के बाद आपको बताता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन दो बातों पर डिपेंड करता है। देखो, अब देखो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दी depend upon the frequency of incident radiation incident radiation depend upon the frequency of incident radiation and independent upon the intensity। क्लियर। इंडिपेंडेंट अपॉन दी इंटेंसिटी, किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात,
number of photoelectron ejected is directly proportional to the intensity of इंसिडेंट क्या लिखेंगे? इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। क्लियर बात? यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अगर यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई है तो मेरी बात ध्यान से सुनना आगे। ये दोनों पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिल सकते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या होता है। हेडिंग डालिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तुमने इतना बोला और माइक में आवाज आ गई। अब देखो, एक चीज छूट गई। अब बात कर रहे थे हम लोग कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। वाली एक बात और बता दूं कि क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, फिर देखिए आप इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं कि यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वहां पर। उसकी वो मैक्सिमम एनर्जी मान के चलते हैं हम, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट यहां पर होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है ये? वर्क फंक्शन। ये क्या होता है यहां पर? वर्क फंक्शन। यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी अपॉन लैम्डा नॉट यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, क्लियर? ये है, इसको ध्यान रखिएगा। अब लिखिएगा आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन? क्लियर? समझो मेरी बात। देखो क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जरूरत होती है वही क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक, तो लिखता हूं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान दो यहां पर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy to eject the minimum amount of energy to eject the electron, to eject the electron of metal surface, to eject the electron of metal surface। ठीक, it is called as it is called as it is called as threshold
एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इजेक्ट कर दे, तो वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, या वर्क फंक्शन कहलाता है, या क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक एक्सप्रेशन लिखता हूं कि क्या होता है, एक्सप्रेशन आगे क्या बातें आती हैं उन सबको मैं समझाता हूं, समझना मेरी बात को। देखो कुछ बातें मैंने लिखी यहां पर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इस फॉर्मूले पे नीट में क्वेश्चन मिला है कि एब्जॉर्ब एनर्जी दी थी, वर्क फंक्शन दिया था, पूछा था कि कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो ये फॉर्मूला लिखा आपने। अब एक नोट लिखो आप, एक नोट लिखो आप कि फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, for emission of photoelectron, incident light is equal to or greater than threshold frequency, is equal to or greater than threshold frequency। जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, उस समय क्या होगा, आपको पता चल गया कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो जो इंसिडेंट लाइट है वो मस्ट बी इक्वल टू किसके होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के होगी, किसके होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के होगी। क्लियर। अब अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट कंसेप्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं रफ कर देता हूं, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मस्ट भी क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हेडिंग डालो आप लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जैसे हम लोग बात करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, क्लियर। अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, समझना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो मैंने अभी बताया जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बात क्लियर मेरी, तो नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा आप लोग, when the minimum potential at which the plate the minimum potential at which plate the photoelectric current will be zero, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। क्लियर बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर, कोई डाउट बोलो भाई, नहीं, ठीक। अगर यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। हाँ भाई बोलो, ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, देखो काइनेटिक एनर्जी को भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, ई वी नॉट लिखते हैं। क्या वी नॉट क्या बताता है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा और फिर हम इस पर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी अपनी केमिस्ट्री में खत्म हो गई। अब आपको जितना भी फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ना है वो आप डिटेल में कहां पर पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। अब अपनों को केमिस्ट्री में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत किसकी है,
सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, बताओ मुझे, बोलो किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इतने की ही जरूरत है केमिस्ट्री में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस पर, ठीक है। अब जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस पर, अब देखिए आप आगे, ओके। क्वेश्चन लिखिए, स्लोप ऑफ वी नॉट, स्लोप ऑफ बी नॉट वर्सेस न्यू। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर। अब देखो पहला ऑप्शन लिखो E, दूसरा लिखो H अपॉन E, तीसरा लिखो फाइव और चौथा लिखो H, ठीक। आप ये चीज पढ़ चुके हो कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस, सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, क्लियर। यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू आ गया एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ पूछा है, तो ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया mx और ये क्या हो गया c। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, स्लोप कितना आ गया h अपॉन e, b इज दी राइट आंसर, b इज दी राइट आंसर। बताओ कुछ कठिन था इसमें, नहीं था, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखो इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हमें यही पूछा था कि इसका स्लोप कितना होगा, तो आपको पता चल गया स्लोप इतना होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑफ इंसिडेंट लाइट, द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम दी मेटल सरफेस, ठीक। अब देखो क्या रिलेशन आएगा, जो क्वेश्चन था, मतलब मैं इसको, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, थोड़ा दिमाग से एक दो ऑप्शन उतर गए हैं, तो मैं इसका आर्टिकल प्रूफ कर देता हूं। देखो क्या आया था, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्लियर यहां तक, बोलो भाई। हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्लियर, क्लियर, ठीक। देखो यानी कि बी स्क्वायर यहां से डायरेक्ट निकल के कितना आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ गया, ध्यान दो, बी स्क्वायर मैक्सिमम 2hc अपॉन एम ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये आ गया। यानी कि V मैक्स कितना आ गया, यहां से जो पूछा गया था, अंडर रूट 2hc अपॉन m ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये पूछा गया था पेपर में। आज आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश, पूरा कंप्लीट। इसको नोट कर लो पहले एक बार, देखो ठीक, नोट कर लेना। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश हो चुका है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे अलवेला चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन, उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ड्रॉपर बैच के बच्चे बिल्कुल इलेक्ट्रो पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो पहले रेडॉक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में, फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।